Hello class, I hope you are doing well. This is a class of CRPC और हमने अपने लास्ट क्लास में सेक्शन 81 तक में भी कवर कर लिया था। हाँ, 81 तक कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 82 से, जो बात करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसके पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए, हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो अभी तक हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है सीआरपीसी का हो गया है, और प्लस इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया है। चैप्टर 5 जिसमें पूरा अरेस्ट की प्रोसीजर दिया हुआ है कि कौन सा पर्सन कब अरेस्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हम आते हैं अपने समन पे। समन वारंट, ये एक नोटिस होता है किसी भी पर्सन के अपीयर होने के लिए, तो ये भी हमने पढ़ लिया। और आज हम स्टार्ट करेंगे 82 यानी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो ये हमारे समन और वारंट के बिहाफ ही चलता है। 82 क्या है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। देखो क्या होता है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट में अपीयर करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर लाए जाते हैं। पहला हो गया समन, कि उनको एक नोटिस दे दी जाती है कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है, यानी आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हुआ है या कोई एलिगेशन लगाए गए हैं, आप आइए कोर्ट में और उसका जवाबदेही करिए। ठीक है, ये हो गया समन। दूसरा होता है वारंट। अब वारंट कब होगा? या तो आपने कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस किया है, या तब होता है जब समन भेजा गया और आप नहीं आए, यानी आपको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है कि आप आओ, तो उस कंडीशन में वारंट होता है। अब आप ना समन से आ रहे हो ना वारंट से आ रहे हो, तो जो तीसरी प्रोसीडिंग होती है किसी भी पर्सन को अपीयर करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट करने के लिए, वो होता है प्रोक्लेमेशन। यानी इसका मतलब होता है उद्घोषणा करना। जब कोई पर्सन भाग जाता है, यानी वो बच रहा है, उसको समन दिया गया, वारंट उसके खिलाफ जारी कर दिया गया और वो बच रहा है, वो एस्केप कर रहा है, इन्वेट कर रहा है, मतलब कोर्ट में नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ जो कोर्ट है वो प्रोक्लेमेशन जारी कर देती है, यानी उद्घोषणा जारी कर देती है कि अगर 30 दिन के अंदर आप नहीं आए तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ये होता है 82 का सीधा सीधा फंडा। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो है 30 डेज, यानी प्रोक्लेमेशन में कितने डेज का टाइम दिया जाता है अक्यूज पर्सन को, वो है 30 दिन का। यानी 30 दिन के अंदर आप कोर्ट ऑफ लॉ में आइए, अदरवाइज मतलब फिर आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी बिना आपके प्रेजेंस के। वो अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का, या इसके अलावा और भी कई प्रोसीडिंग होती हैं। इसमें दूसरा क्या है कि द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड, यानी जो ये प्रोक्लेम किया जा रहा है, प्रोक्लेमेशन किया जा रहा है, ये कैसे कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो ये पब्लिकेशन से किया जाएगा, यानी पब्लिकली फैलाया जाएगा। जैसे होता है ना कि या तो आप खुद देखो कहीं पे आपकी फोटो लगी है, आप चले आओ, या तो आपको कोई और देखे आपकी फोटो लगी है, जैसे वांटेड टाइप का, कोई और देखिए अच्छा ये पर्सन है, तो आप पुलिस को कॉल कर दो कि ये यहाँ पर है इंसान, आप आ जाइए, इस टाइप का चलता है। तो ये क्या है कि इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन, यानी ऐसा कोई प्लेस जो कि पब्लिकली देखा जाता हो, यानी आते जाते पब्लिक की नज़र उसमें पड़ रही हो, ऐसी जगह पे वो जो नोटिस होगी वो चिपका दी जाएगी, अफिक्स कर दी जाएगी, विलेज हो, टाउन हो या कोर्ट ऑफ लॉ हो। तीसरा है अ कॉपी शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस। कोर्ट हाउस के ऐसे पार्ट में वो नोटिस चिपकाई जाएगी जो सबके नज़रों में पड़ रही हो, है ना, जहाँ पे मतलब सब देख सकते हो, ऐसी वहाँ पे अफिक्स कर दी जाएगी। उसके बाद पब्लिश कर दिया जाएगा न्यूज़पेपर में। भाई न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाएगा कि ये इंसान भगोड़ा है, इसको जहाँ भी देखा जाए, या इनाम बहुत लोग मतलब बहुत बार कई एक्यूज के ऊपर इनाम लगा देती है गवर्नमेंट लगा देती है, कोर्ट लगा देती है कि इनको पकड़ के लाइए, आपको 1 लाख रुपए का इनाम। तो ये कई सारे ऐसे पैंतरे हैं जो अपनाए जाते हैं किसी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा हीनियस जो क्राइम किया हो उनको पकड़ने के लिए। तो ये हो गया हमारा 82 का। अब 82 में इतना इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में 30 डेज का क्लॉज था। अब 83 में क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो यहाँ पे अभी तक प्रोक्लेम हुआ। अब प्रोक्लेमेशन अगर 30 दिन के अंदर आप नहीं आए तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ये हमारे 83 में बताया गया है। किसकी प्रॉपर्टी? जो इंसान भागा है, यानी जो अक्यूज्ड है, जो भागा है, उसको बुलाया जा रहा है, वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी
मतलब उस एरिया में या इंडिया में कहीं भी कैसी भी प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच कर लिया जाएगा बाय द कोर्ट। इसमें द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन 82 में फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब रीजन देंगे इन राइटिंग है तो सही है, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट। अब यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अटैचमेंट होगा वो पहले होगा या बाद में, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी उद्घोषणा के बाद कभी भी अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का, उसके पहले नहीं। यानी पहले आपको वार्निंग ही दिया जाएगा कि आप आइए, अगर आप नहीं आते उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, उसके पहले नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल, दोनों ही तरह के हो सकती है। इसमें 83 में इतना इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि जो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं या अलग अलग चलते हैं, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वो साथ साथ चल सकते हैं, यानी प्रोक्लेमेशन के साथ अटैचमेंट एक ही पैरेलल लाइन में चलते हैं। ये हो गया इसका 83 में ये पूछा जाता है कि इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल, तो यहाँ पे या तो डेट होगा, ऋण होगा कोई, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ऐसे प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे अटैच किया जाएगा, तो पहला बाय सीजर, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लो, यानी कोर्ट द्वारा उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर हम कहाँ पढ़ते हैं अपने ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी में, वही रिसीवर। यहाँ पे बोला गया है कि किसी रिसीवर को अपॉइंट कर दो कि वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करे जब तक कि एक्यूज्ड को पकड़ा नहीं जाता है। तीसरा क्या है, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी, यानी यहाँ पे जैसे कोई पर्सन है उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करना है तो यहाँ पे कोर्ट उसको रोक देगी, उसको स्टे कर देगी कि वो उनको मतलब प्रॉपर्टी डिलीवर ना किया जाए। और डी है बाय ऑल और एनी ऑफ टू, मतलब या तो सारे या तो कोई इनमें से एक या दो को मतलब उठा के प्रोसीडिंग की जा सकती है। कब, जब डेथ हो या मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात हो। अब हम आते हैं तो यहाँ पे 4 में क्या कहा गया है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। तो अगर प्रॉपर्टी कोई इमूवेबल है, यानी कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, ऐसी प्रॉपर्टी को अगर अटैच करना है तो ऐसी कंडीशन में कलेक्टर के थ्रू उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। कैसे, टेकिंग पोजीशन, मतलब उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेके, इसमें भी अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर होता है, और इन राइटिंग जो है जितने भी पेमेंट ऑफ रेंट होंगे उनको मना कर दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें किराए में रह रहे हैं लोग, तो कोर्ट उनको मना कर देगी कि आप इस प्रॉपर्टी का रेंट ना दो, और या तो उसको ना दो जो इंसान भाग गया है। ये हो गया, या तो इनमें से कोई या तो इनमें से सारे। ये 4 हो गया। 5 में हम बताया गया है कि जो पेरिशेबल होता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत ही जल्दी खराब होने वाली है, जैसे अनाज हो गया, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है जो जल्द से जल्द खराब हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑफ लॉ उसे इमीडिएटली सेल भी करा सकती है। ये हमारे 5 में बोला गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 84 पे। 84 क्या है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे पहले तो यहाँ 6 मंथ का क्लॉज है। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन, यानी जो भाग गया इंसान है उसके अलावा उससे कोई फैमिली है, उससे कोई रिलेटिव्स है, यानी जो प्रॉपर्टी उसकी अटैच हुई है, अगर उनका कोई इंटरेस्ट बनता है, अदर पर्सन का कोई इंटरेस्ट बनता है, और ये कोर्ट के सामने वो ये प्रूफ करने के लिए क्लेम कर सकते हैं 6 महीने के अंदर कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा इंटरेस्ट बन रहा है सर, और ये प्रॉपर्टी अटैच होने के लायबल में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो पर्सन 6 महीने के अंदर क्लेम कर सकता है। किस कोर्ट के सामने, सीजीएम के सामने, ठीक है, सीजीएम के सामने। और अगर ये जो क्लेम कर रहे हैं, जो पर्सन है जो सीजीएम के सामने क्लेम कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी को अटैच ना किया जाए, मतलब इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अटैच ना किया जाए क्योंकि जो भागा हुआ इंसान है उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं नहीं भागा हूँ, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को अटैच मत करिए। लेकिन अगर ये क्लेम डिसअलाउ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, मना हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में 1 साल के अंदर मतलब जब वो ऑर्डर आया उस डेट से 1 साल के अंदर उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। ये है हमारा 84।
इसमें याद रखिएगा कि बाई एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड मतलब ऑफेंडर एनी पर्सन, जो इंसान भागा हुआ है वो नहीं कर सकता इसमें क्लेम, वो करेगा 6 महीने के अंदर जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। 85 में क्या है? 85 में है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। 85 में बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसका रीसेल करना, उसका रिलीज करना, रीसेल करना और या तो रिस्टोर करना, ये हम 85 में बोलते हैं। इसमें ये बोला गया है कि इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर, अब यहाँ पे जो भागा हुआ इंसान है वो अगर 30 दिन के अंदर अपीयर हो जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है उनकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगी। जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। ये 85 का 1 है, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, यानी अगर वो पर्सन अपीयर हो गया है तो किसी भी तरह से उसकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जा सकता। दूसरे में सेल की बात की गई है कि अगर नहीं आते हैं मान लो, और ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है यानी कोई ऐसे गुड्स हैं जो खराब हो सकते हैं, तो 6 महीने के अंदर उनको बेचा जा सकता है। ये है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये हम 2 में पढ़ते हैं। अब 3 में यहाँ पे 2 ईयर का क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में कि अगर जो पर्सन अगर 2 साल के अंदर कोई पर्सन आया, अगर 30 दिन, देखिए इसका जो एक क्रोनोलॉजी है वो ये है कि अगर पर्सन 30 दिन के अंदर आया तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पर्सन 30 दिन के अंदर नहीं आया तो अटैच हो जाएगा। अटैच हो गई प्रॉपर्टी, और मान लीजिए ये अटैच ही रहेगी, 6 महीने का जो क्लॉज दिया हुआ है वो सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है, यानी जल्दी खराब हो सकती है। ऐसे कंडीशन में 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे 3 में एक क्लॉज दे दिया गया है 2 साल का। अब 2 साल में क्या है भाई, जब प्रॉपर्टी अटैच हुई उसके 2 साल के अंदर मान लो वो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो आ गया कोर्ट में और कोई ऐसा रीज़न बता दिया कि मैं यहाँ था, मैं बाहर था, मैं मुझे नहीं पता था इन सब के बारे में, या मैं बीमार था, किसी भी तरह से अगर वो प्रूफ कर देता है कोर्ट के सामने कि ये सब एक गलती की वजह से हुआ, तो ऐसी कंडीशन में 2 साल के अंदर या तो प्रॉपर्टी जो बेची गई है उसका पैसा उसको दे दिया जाएगा, उस प्रोक्लेम्ड पर्सन को, और या तो अगर उनकी प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है और सिर्फ अटैच हुई है तो वो प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। 2 साल का यहाँ पे क्लॉज इंपॉर्टेंट है, यानी रीस्टोर हो जाएगा। अब आते हैं 86 अपील के बारे में बात करता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही है कि फर्स्ट मेंशन कोर्ट, यानी जो कोर्ट सबसे फर्स्ट मेंशन होगी उसके सामने अपील लाई होगी। 87 इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू समन, तो यहाँ पे 87 ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंडेक्स बेस पे आता है। यहाँ पे बोला गया है कि कब समन के बजाय वारंट इशू किया जाएगा, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि भाई समन पहले इशू हो गया लेकिन समन का कोई मान्य ही नहीं है, समन को कोई मान ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर बाद में वारंट जारी किया जा सकता है। ये 87 में बताया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 रीज़न बताए गए हैं, या तो भाग जाएगा, ऐसी कंडीशन में उसको समन दिया गया, भाई उसके ऊपर भरोसा करके दिया गया कि समन दे दो, वो कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, उसको भाग जाने का डर है, कोर्ट को डर है कि वो भाग जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वारंट जारी किया जा सकता है। दूसरे में फेल्स टू अपीयर, अगर वो फेल्स हो गए हैं अपीयर होने में तो वारंट जारी किया जा सकते हैं। तो 87 इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। 88 पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 89 ये सब अनइम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस पे थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 में, जो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटीज़ बेस पे है, इंडेक्स बेस पे भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 91 किससे बात करता है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसकी बात कर रहा है 91 में, यानी किसी भी पर्सन को समन देना कि ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको प्रोड्यूस करिए कोर्ट ऑफ लॉ में, ये बात करता है सेक्शन 91। यहाँ पे जो अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है वो है कोर्ट, एनी ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कोर्ट के द्वारा या पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके द्वारा ये ऑर्डर दिया जाएगा कौन कौन सी प्रोसीडिंग में, या तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या तो ट्रायल, यानी तीनों प्रोसीडिंग्स में ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस करिए किसी भी पर्सन को। ये 91 है।
अब 92 क्या है, प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। ये इंडेक्स बेस पे है, इसमें बहुत ज़्यादा याद करना है। तो वो याद करना है कि यहाँ पे अथॉरिटी कौन कौन है, डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। 4, यहाँ भी जो प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। फिर 93 हमारा सर्च वारंट से बात करता है। व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी यहाँ पे कौन कौन सी है, डीएम है और सीजीएम है। वेयर एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू whom a summon or order under section 91, 92 would not produce the document or thing। यानी यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोर्ट को ये लगता है या उनको ये बिलीव है कि जिस पर्सन को सेक्शन 91 और 92 दोनों में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है उन पर्सन के खिलाफ। अब यहाँ पे बी में क्या है कि वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग्स इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे ए में ये बोला गया है 91 92 का। दूसरे में बोला गया है कि कोर्ट को पता नहीं है कि वो कौन से पर्सन के पोजीशन में है, यानी वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस पर्सन के पोजीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। और जनरल सर्च, स्पेसिफिक सर्च। सी जो है ये जनरल सर्च के बारे में बात करता है। 2 स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस। कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जिसको सर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे सर्च किया जाएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो केस से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफिक सर्च का ऑर्डर दिया जा सकता है। और यहाँ पे अथॉरिटी है हमारी डीएम, सीजीएम। 94 हमारे स्टोलन प्रॉपर्टी से बात करता है। सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे 94 इंडेक्स बेस और यहाँ पर भी अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, यानी डीएम, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी, सीधा 94 डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बताया गया है अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। 95 में क्या है, 95 96 एक साथ चलता है, तो इसमें ज़्यादा डीपली ना जाके सीधा कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होता है सीधा पूछा है कि जो डिक्लेरेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है और इस डिक्लेरेशन का सेट असाइड, यानी जो डिक्लेरेशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको खत्म कौन करेगा, खत्म किसके द्वारा किया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। कब, जब पर्सन के द्वारा विद इन 2 मंथ्स इसके क्या मतलब सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। तो 95 96 ज़्यादा ऐसे डीपली क्वेश्चन आते नहीं है, सीधा 95 स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है, 96 हाई कोर्ट की बात करता है, यानी सेटिंग असाइड ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट हाई कोर्ट, और डिक्लेरेशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बस 97 में क्या है, 97 हमारा मिनी हेबियस कॉर्पस के मतलब नाम से जाना जाता है। सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, यानी ऐसे पर्सन को सर्च करना जिसे रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, जिसे रॉन्गफुली बंद किया गया है, डिटेन किया गया है ऐसी जगह पे जहाँ से वो निकल नहीं सकता है। तो इसमें भी 97 पहला क्वेश्चन की मिनी हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो वो 97। और यहाँ की जो अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है वो है डीएम, एसडीएम एंड जेएमएफसी। डीएम, एसडीएम एंड जेएमएफसी 97 से इतना रिलेटेड है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब 98 में अबडक्ट फीमेल्स के बारे में बात किया जा रहा है, उनके रिस्टोरेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो फीमेल के बारे में बात की जा रही है वो 18 ईयर्स के अंदर होंगी, यानी 1 साल से लेकर 18 साल के बीच की जो फीमेल्स होंगी उनकी बात की जा रही है। और यहाँ पे अथॉरिटी कौन कौन सी है, एसडीएम, डीएम, एसडीएम एंड जेएमएफसी। 98 इतना इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंडेक्स बेस और अथॉरिटी बेस क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ज़्यादा डीपली जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन एसेट्रा ऑफ सर्च वारंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 में क्या दिया हुआ है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, यानी किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए मतलब
अगर जैसे कोई घर है उसको सर्च करना है और पुलिस ऑफिसर सर्च करना चाहती है तो उसको अलाउ किया जाएगा। सेक्शन 10 में ये है, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता है कि आप मत सर्च करिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना भाई, ज़रूरी है तो क्यों ही रोका जाएगा। सेक्शन 101 इम्पॉर्टेंट नहीं है। 102 में इंडेक्स बेस पावर टू पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे पावर टू सीज के बारे में बात की जा रही है। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच में बी एलिजेड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, यानी पुलिस ऑफिसर अगर किसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पुलिस ऑफिसर ये उसको सस्पेक्ट है कि ये एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, चाहे वो चोरी के द्वारा हो, डकैत के द्वारा हो, रॉबरी के द्वारा, कैसे भी चीटिंग के द्वारा अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी है और पुलिस ऑफिसर को ये थोड़ा सा भी संदेह है तो वो उसको सीज कर सकते हैं। ये पावर 102 में दी हुई है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। अब 103 में क्या है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अब 103 में क्या बोला गया है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्ट सर्च करा सकते हैं अपने ही प्रेजेंस में, ये 103 है। 104 में पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, यानी एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इम्पाउंड द डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस, मतलब कोई भी कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने यहाँ जब्त करा सकती है अगर उसको लगता है कि इसका जब्त होना बहुत ज़रूरी है। 104 में ये है। 105 में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडेक्स बेस है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहाँ दिया हुआ है, तो 105 में दिया हुआ है। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा ये चैप्टर मतलब चैप्टर कौन से अमेंडमेंट से आया है, तो 1993 से 105A से लेके 105L तक बोला गया है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में। इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, वैसे आता तो नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 में, जो कि बात करता है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो यहाँ पे 106 से 110 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका कि 106 में जो कन्विक्शन की बात की जा रही है, कन्विक्शन मतलब कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कन्विक्ट है, तो उनसे अगर कोई भी सिक्योरिटी लेनी है, कोई भी बॉन्ड लेना है, तो कौन ले सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन एंड JMFC, यानी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी यहाँ पे जो 2 अथॉरिटी बताई गई हैं कौन कौन सी हैं, कोर्ट ऑफ सेशन एंड JMFC। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कितने साल का लिया जाएगा, 3 साल तक का लिया जाएगा, ठीक है। 3 साल तक का यहाँ पे बॉन्ड लिया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। 107 में अदर केसेस के बारे में बताया गया है। देखो 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और JMFC की बात की गई है। इसके अलावा 107, 8, 9, 10 चारों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए क्या कि कन्विक्शन की जहाँ बात आएगी वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन और JMFC की बात की जा रही है। इसके अलावा जितने भी अदर केसेस हैं, यानी अदर केस हो गया, सेडिटियस मैटर हो गया, हैबिचुअल हो गया, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मतलब अंतर्गत आते हैं। 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और यहाँ पे जो बॉन्ड साइन किया जाएगा, जो सिक्योरिटी ली जाएगी वो 1 ईयर का लिया जाएगा, 1 साल का लिया जाएगा। 108 यानी 108 इससे बात करता है, सेडिटियस मैटर्स से बात करता है। यहाँ भी अथॉरिटी हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। और ये जो होंगे मतलब ये ऐसे ऑफेंस के बारे में बताया गया है जो कि पब्लिकली मतलब जो पब्लिक को इफेक्ट करती है ना, पब्लिक को इफेक्ट करती है, शांति को, पीस को, इन सब को जो इफेक्ट करता है, ब्रदरहुड को इफेक्ट करता है हमारे कंट्री के, ऐसी ऑफेंस के बारे में ये बात करते हैं। अब 109 में क्या है, 109 में सस्पेक्टेड पर्सन के बारे में बताया गया है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको सस्पेक्ट किया जाता है कि ये पर्सन कुछ कांड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड साइन करवाएंगे कितने साल का, 1 साल तक का, ठीक है। एक साल तक का कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कुछ गलत हो जाए। 109 110 हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बताया गया है। मान लो कोई ऐसा ऑफेंडर है जो चोरी करता है, उसको 3-4 बार पकड़ा गया है, छोड़ा गया है, या वो पकड़ में ही आता रहता है, तो ऐसा जो ऑफेंडर है जो कि हैबिचुअल है अपने काम को लेके, ऐसी कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको बॉन्ड देंगे 3 साल का, ठीक है, कि 3 साल तक अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है क्या हमारा 110 में। अब 111 ऑर्डर टू बी मेड, इसमें एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है। जो भी ऑर्डर होते हैं सारे टेम्परेरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ऑर्डर है, मतलब
टाइमिंग दिया हुआ है कि 1 साल है तो 1 ही साल का है, 1 साल से वो बड़ा मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता है। 111 इसकी बात करता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समन्स, फिर इसका इंपॉर्टेंट है हमारा 116। 116 क्या है? इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो मतलब याद रखने वाली चीज़ है कि कोई भी इंक्वायरी हो रही है, अगर जितने भी हमने अभी तक देखे 106 से लेकर 110 तक, अगर उनकी इंक्वायरी करनी है तो कैसे प्रोसीडिंग में की जाएगी? समन केस। यानी जैसे प्रोसीडिंग्स समन केस में होती हैं वैसे ही इसमें प्रोसीडिंग की जाएगी, यानी वारंट केस की ज़्यादा हीनियस की तरह नहीं, ठीक है, नॉर्मल समन केस की तरह। 116 में ये इंडेक्स बेस पे भी आता है कि इंक्वायरी कहाँ दिया हुआ है, 110, और अगर पूछा जाएगा कि इंक्वायरी कैसे प्रोसीडिंग्स के हिसाब से होती है तो हमारा समन केस के हिसाब से होती है, ठीक है। फिर आते हैं द इंक्वायरी अंडर सेक्शन शैल बी कम्प्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी जो इंक्वायरी हो रही है वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। ये यहाँ पे 6 महीने का क्लॉज दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 117 यानी 117 में क्या है? ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। इसमें बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जो सिक्योरिटी होगी वो एक्सेसिव नहीं होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। मतलब जितना एक पर्सन कर सकता है उतना ही सिक्योरिटी उसको देना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो 1000 की चोरी कर रहा है तो आप उससे 1 लाख का सिक्योरिटी ले रहे हो, तो ये चीज़ 117 में बताया गया है, ऐसा नहीं है। 118 में डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म अगेंस्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कमेंसमेंट ये भी नहीं है। अब है सेक्शन 121, इसमें क्या है? पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज़। तो यहाँ पे जो श्योरिटी को रिजेक्ट करने की पावर होती है वो मजिस्ट्रेट के पास होती है। और कब कर सकते हैं वो किसी भी श्योरिटी को रिजेक्ट? जब उनको ये लग जाए कि जो श्योरिटी है वो अनफिट है, ठीक है, एक अनफिट पर्सन है फॉर द पर्पज ऑफ बॉन्ड। अगर वो अनफिट पर्सन पता लग गया, यानी अगर मजिस्ट्रेट को ये लग गया कि ये पर्सन जो श्योरिटी है वो अनफिट है हमारे बॉन्ड के लिए, तो ऐसे कंडीशन में श्योरिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है। 121 में इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये इंक्वायरी ऑन ओथ होती है, यानी यहाँ पे जो इंक्वायरी होगी वो ओथ पे की जाएगी। अब 122 इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी देनी है उसमें देने में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना लंबा ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 122 में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पूछा जाता है कि अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ द सिक्योरिटी हो रही है तो मैक्सिमम कितने साल या कितने पीरियड्स तक उनके इम्प्रिजनमेंट यानी उनको जेल हो सकती है? तो सिंपल 3 साल तक, उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और वो भी सिंपल में हो सकती है, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। यानी ये प्रोवाइडेड दिया गया है फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी विल नॉट एक्सीड 3 साल, यानी 3 साल मैक्सिमम यहाँ पे बताया गया है, सेंटेंस की बात की गई है। अब यहाँ पे साथ में क्या है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ कीप एंड पीस शैल बी सिंपल ही रहेगी, ठीक है। यानी जितने भी पर्सन को अगर वो सिक्योरिटी देने में फेल हो जाते हैं तो अगर उनको जेल में डाला जा रहा है तो उनका सिंपल जेल होगा, यानी सिंपल सेंटेंस होगा। अब सेक्शन 123 में क्या है कि पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि जेल में है, और क्यों जेल में है? क्योंकि वो सिक्योरिटी नहीं दिया, तो ऐसे पर्सन को रिलीज करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब रिलीज कर सकते हैं? जब किसी भी पर्सन को बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा मतलब उनको अंदर किया गया यानी जेल में किया गया है, और सीजीएम के द्वारा एनी अदर केस में, यानी यहाँ पे 2 अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब किसी को रिलीज़ करेगा? जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब फ्रेम में होंगे, और जो सीजीएम है वो कब किसी भी पर्सन को रिलीज़ करेंगे? एनी अदर केस में, ठीक है। अब दूसरे में क्या है कि हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ सेशन मेड बाय एनी अदर कोर्ट, जब कोई ऑर्डर एनी अदर कोर्ट के द्वारा बनेगा, यानी इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा बनेगा, दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या मतलब उनको रिलीज़ कर सकते हैं। और या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी वही, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 117 के अंदर किसी भी पर्सन को जेल में मतलब उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, या सीजीएम एनी अदर केस मे मेक एन ऑर्डर रिड्यूसिंग द अमाउंट टू सिक्योरिटी, यानी कोई ऑर्डर ऐसा बना सकते हैं जिसमें जो सिक्योरिटी है उसका अमाउंट कम कर दे या श्योरिटी के नंबर को कम कर दे।
ये हो गया हमारा 123। ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बहुत पूछा जाएगा तो इंडेक्स बेस या तो अथॉरिटी बेस, ठीक है। फिर 124 में क्या है, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, इतना इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 9 में। 9 क्या है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो छोटा सा है, फटाफट ये भी देके ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं है। 125 में बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, यानी मेंटेनेंस के बारे में कहाँ बोला गया है, 125 में बोला गया है। इससे जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पहली बात तो कौन सी अथॉरिटी है इसमें, JMFC, ठीक है। हमारे जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं वो इस केस को सुनते हैं, यानी इस केस की सुनवाई करते हैं। दूसरा, किस किस को मेंटेनेंस देने का इसमें बोला गया है, पहला वाइफ को बोला गया है, दूसरा चिल्ड्रन को बोला गया है और तीसरा पेरेंट को बोला गया है। इसमें मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं होती है, बट मैरिड डॉटर अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होती है। ये हो गया दूसरा। और तीसरा ये है कि मान लो केस चल रहा है, लेकिन जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक जो मजिस्ट्रेट हैं वो इंटरिम अलाउंस दे सकते हैं किसी भी वाइफ यानी चिल्ड्रन पेरेंट्स किसी को भी, यानी एक इंटरिम जो मेंटेनेंस होता है वो दे सकते हैं। और ये कोशिश की जाएगी कि 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये केस सुलटाया जाए। तो ये इसमें यही इतना ही बोला गया है, ठीक है। और 125 में ये है, 125 का 4 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से कंडीशन है जहाँ पे कोई भी वाइफ इंटाइटल नहीं होगी रिसीव करने के लिए मेंटेनेंस। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इफ़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है। दूसरा, वो उसके पास सफिशियंट रीज़न है कि वो क्यों अलग हो रही है, ठीक है, मतलब विदाउट एनी सफिशियंट रीज़न, यानी अलग है, क्यों अलग है नहीं पता, ठीक है, जानबूझ के अलग है, तो ऐसी कंडीशन में वो मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं है। और तीसरा कि शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, यानी वो जानबूझ के अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए मना कर रही है। और चौथा कि वो सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट से दोनों ही सेपरेट हो गए हैं, यानी एक होता है ना कि जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज म्यूचुअल कंसेंट से, कि हम भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, हमें आपकी ना आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी। ये 4 में इतना इम्पॉर्टेंट है 125 से रिलेटेड। अब यहाँ पे 1 महीने का वो भी बताया गया है कि मान लो बोला गया है कि आप इनको मेंटेनेंस दीजिए, लेकिन अगर हस्बैंड जो है वो मेंटेन करने से फेल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको 1 महीने तक की जेल भी हो सकती है। मेंटेन करना पड़ेगा, या तो मेंटेन करो या ना करो, लेकिन अगर आप लेट कर रहे हो तो आपको 1 महीने की जेल हो सकती है। 125 में इतना इम्पोर्टेंट है। इससे जो रिलेटेड केसेस हैं वो देख लीजिएगा, जैसे मोहम्मद शाहबानो बेगम का केस हो गया, डेनियल लतीफ़ी का केस हो गया, ये सब रिलीजन बेस्ड के केस हैं। अब 126 में क्या है, प्रोसीजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसीजर से ये ट्रायल चलता है, तो समन केस से, यानी ट्रायल ऑफ द समन केस का जो प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर हमारे 125 से रिलेटेड होता है। 126 में इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, तो जहाँ पे भाई उनके हस्बैंड रह रहे हैं, या उनके हस्बैंड वाइफ में कोई एक रह रहा है, या दोनों जहाँ पे लास्ट डिसाइड किए हैं, वो कहीं भी केस फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे सेकंड में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे केस फाइल्ड हुआ और उनको नोटिस दिया गया हस्बैंड को अपीयर होने के लिए, लेकिन अपीयर नहीं हुए, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एक्सपार्टे प्रोसीडिंग चला सकती है, यानी एक्सपार्टे ऑर्डर दे सकती है। और अगर ये एक्सपार्टे ऑर्डर को सेट असाइड करना है तो 3 महीने का एक क्लॉज दिया हुआ है कि जो हस्बैंड है, यानी जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो 3 महीने के अंदर सेट असाइड का फाइल लगा सकती है, यानी एक्सपार्टे को सेट असाइड करने के लिए फाइल लगा सकती है 3 महीने के अंदर। 126 में इतना इंपॉर्टेंट है। अब 127 में क्या है, अल्टरेशन इन अलाउंस। ये अल्टरेशन के बारे में बात कर रहा है कि जो अलाउ किया गया है, यानी जो मेंटेनेंस दिया गया है, वो उसका अल्टरेशन कब हो सकता है। तो ये सबसे पहले तो ये जो है हमारा 162 का एक एक्सेप्शन के बारे में माना जाता है, जहाँ जैसे 362 CRPC में क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा जजमेंट जो पास कर दिया गया है बाद में वो चेंज नहीं होगा। लेकिन 127 में बोला जा रहा है कि किसी को मेंटेनेंस दे दिया गया है, लेकिन अगर बाद में ये प्रूफ हो जाता है कि मेंटेनेंस गलत तरीके से दिया गया,
गलत वजहों से या एविडेंस इसका गलत प्रूफ किसी झूठ की वजह से दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट मेंटेनेंस को मना कर सकती है 127 में। 128 में क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो इन्फोर्समेंट के बारे में बात करता है कि जो मेंटेनेंस है वो इन्फोर्स कैसे कैसे किया जाएगा। तो ये उस मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी उस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर किया जाएगा वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज मेड, मतलब जिसके अगेंस्ट ये बना है और जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया गया है, वो जिस भी मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में है, उन्हीं मजिस्ट्रेट के द्वारा इस मेंटेनेंस को इन्फोर्स किया जाएगा। 128 में इतना बताया गया है। यहाँ केस इंपॉर्टेंट है विजया मनोहर अरबत का केस। यहाँ पे बोला गया है कि जो मैरिड डॉटर होती हैं वो भी लायबल हैं अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। सो चैप्टर नंबर 10 अब ये नेक्स्ट क्लास में। एंड ओके गाइस, इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। अगर कुछ गलत हो रही हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। एंड डू like the videos for its for GDHD. Thank you.